आज की क्लास में हम लोग बांग्लादेश है ना, उसके भौगोलिक जो संरचना है वो और उसके भूगोल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उन सभी बिंदुओं पर हम लोग इस पर बातें करेंगे। बांग्लादेश की अगर हम लोग सीमाओं की बात करें, हम लोग बांग्लादेश, क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश की सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है ना। देखिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है कि इसकी सीमा है कुल कितने देशों के साथ है लगती है, तो क्या उत्तर होगा? 3, 4, 5 क्या बताएंगे? बांग्लादेश की सीमा किनके किनके साथ है लगती है? 2, 3, 4, 5 क्या होगा उत्तर? है? एक तो म्यांमार आपने बता दिया है, और दूसरा क्या है? भारत। तो भारत के साथ तो ठीक है ना, है? भारत के साथ है लगेगी, है लगेगी। उसके बाद है दूसरा देश क्या है आपका? भूटान के साथ लग रही है कि नहीं? है नहीं लगेगी भूटान के साथ? है दोबारा देखें ध्यान से, नहीं लग रही है। भूटान के साथ नहीं लगनी चाहिए कि लगती है? हैं? नहीं लग रही है? ऐसा कैसे हो सकता नहीं लग रही है? ये बड़ा वाला मैप देखिएगा, देखिए यही तो है ना, ये बड़ा वाला मैप। बांग्लादेश, भूटान ये रहा। अच्छा सॉरी, पश्चिम बंगाल के साथ आ जा रही है ना। हाँ उसके साथ नहीं आएगी, ठीक। हाँ ठीक ना, वो पश्चिम बंगाल आपके आ जा रहे हैं। तो एक तो देखिए आपका भारत हो जा रहा है, और दूसरा किसके साथ हो जा रही सीमा? म्यांमार। म्यांमार ये जो मैप बनाया गया है पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये कभी ना कभी देखिए क्या है इसके साथ यानी शामिल था, बांग्लादेश के साथ, है ना। इधर आपका है ये बांग्लादेश, ठीक, इसके साथ ये शामिल था। ये बोली भाषा में देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलरिटी है ये, है ना। बोली भाषा की बात करें तो क्या है, ये काफ़ी सिमिलर है। ये अलग कब हुआ है? ये अलग है कब हुआ है? अगर ऐतिहासिक परिदृश्य से देखा जाए इससे अलग कब हो रहा है? 1905 में हो रहा है, नहीं। बंगाल का विभाजन की बात आते हैं, बंगाल की विभाजन की बात कर रहे हैं। और बंगाल का जब विभाजन हो रहा है तो उसके पीछे दलील क्या दी गई थी कि इतना बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर प्रशासनिक रूप से नियंत्रण करने में कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, और इस वजह से इसको ये किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखिए सामने कुछ और था और बात कुछ और थी, कि हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता का यहाँ पे विभाजन किया गया था, ये है ना। जो बांग्लादेश है ये मुस्लिम संप्रदाय, ठीक, और इधर के आपके हैं हिंदू संप्रदाय से रिलेटेड है ये, है ना। तो इस तरह से एक सांप्रदायिकता का एक विभाजन के रूप में ये दिया गया था। ये इसी मानचित्र को और आगे अगर बढ़ाना चाहें तो हम लोग
तो दो देशों के साथ की सीमा टच कर रही है, एक आपका म्यांमार, और म्यांमार की सीमा देखा जाए तो यहाँ पे आपका ऐसे आ जाता है। ये म्यांमार के रिलेटेड। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि भारत के किन किन देशों के साथ इसकी सीमा लगती है ना, भारत के किन किन राज्यों के साथ इसकी सीमा लग रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक तो ये है आपका त्रिपुरा, जिसको 3 ओर से ये घिरा हुआ है। त्रिपुरा, ठीक, इस तरह से पूरा का पूरा इसे घेर रखा है। ये आपका कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम। यहाँ पे देखिए सीमा है, असम के साथ भी इसकी लग जा रही है। और ये है आपका मेघालय के साथ भी सीमा लग रही है। इधर देखा जाए तो आपका बांग्लादेश, इसके साथ भी यानी सीमा लग रही है। तो इस प्रकार जो इसकी अगर कुल सीमाओं की बात करें हम लोग, तो कुल कितने राज्यों के साथ लगती है? तो उत्तर क्या होगा? 5 राज्यों के साथ ये लगती है। ये भारत के कितने राज्य हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 राज्य के साथ ये सीमा लग रही है। असम की सीमा है, 2 बार लगती है, एक यहाँ पे लग रही है और एक थोड़ा सा यहाँ पे लगता है। 2 जगह से इसकी सीमा ये टच करती है, ठीक। फिर बात आती है कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लग रही है? लंबी सीमा, तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा देखिए क्या है? पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। भारत के अगर कुल भू क्षेत्र की सीमाओं की लंबाई पूछी जाए तो कितनी है? भारत के कुल भू क्षेत्र की लंबाई बताइए। 15,200। भारत का 15,200। और इस 15,200 में से किस देश की सीमा है जो कि सबसे ज़्यादा लंबी लगती है? तो उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश लगभग कितना है? 4,096 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा ये अकेले लग रही है। या ये कह सकते हैं 25% जो सीमा है नियर अबाउट, ये पूरा का पूरा यानी बांग्लादेश की यानी इसके साथ ये टच कर रही हैं। तो 25% का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा यानी ये मायने रख जाता है। यहीं पे एक जगह है मालदा गैप। मालदा गैप। और इसी मालदा गैप के द्वारा यहाँ पे जो पठारी क्षेत्र है उसी का अवतलन होता है। इसके इधर आपका ये मेघालय है, तो मेघालय में है आपका एक पठार है शिलांग का पठार। किसका पठार है? शिलांग का पठार। और इसके इधर की बात करें तो यहाँ पे आपको है रांची का पठार मिल जाएगा। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, या सामूहिक रूप से नाम दे दिया जाता है झारखंड का या छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र कह दिया जाता है। तो ये क्षेत्र और ये क्षेत्र दोनों कैसे हैं? उठे हुए हैं, और बीच वाला भाग एक ऐसा है धंसा हुआ है। इसी धंसा हुआ भाग को नाम दे दिया जाता है मालदा गैप कहा जाता है। इसी धंसे भाग को क्या दिया जाता है? मालदा गैप। और इनमें से अगर देखें हम लोग, एक चीज़ और नज़र आ रहा है
कि पश्चिम बंगाल का सबसे नैरो क्षेत्र कौन सा है। पश्चिम बंगाल का सबसे नैरो क्षेत्र कौन सा, सकरा क्षेत्र कौन सा है? ये देखिए मिलेगा आपको ये, है ना, सबसे जो नैरो पार्ट है, सकरा पार्ट कौन सा मिलता है, यही मिलता है। ऐसे कहा जाता है चिकन नेक कहते हैं इसी को। चिकन नेक न्यूज़ का एक बहुत बड़ा ये विषय भी बना रहता है ये चिकन नेक। यहीं पे जो पर्यटक स्थल भी है आपके यहाँ बहुत फेमस है, एक सिलीगुड़ी है, दूसरा आपका है जलपाईगुड़ी। सिलीगुड़ी, दूसरा है जलपाई, दोनों ही प्रसिद्ध यानी यहाँ पे चिकन नेक के पास ही पर्यटक स्थल आपके ये हैं। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी ये सब चाय उत्पादन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है यहाँ पे चाय। हाँ हाँ, क्या है उसके नीचे? हाँ मालदा गैप, हाँ मालदा गैप उसके नीचे वाला ये पार्ट आएगा, इसके नीचे है, ठीक है ना, अवतल उसके नीचे है, ठीक है, काफ़ी लंबे में है वो मालदा गैप। तो बात इससे पहले हम लोग एक किए थे, डोकलाम के पठारी क्षेत्र की बात किए थे। डोकलाम का पठार, और इसी डोकलाम के पठार में चाइना क्या कर रहा, अपना सैनिक अड्डा बना रहा था, सैनिक अड्डा। और यहीं डोकलाम के पठार से एक आपको दर्रा बताया गया था, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, और उसी दर्रे से जब प्रवेश कर जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका चिकन नेक के पास। और चिकन नेक को ही यानी ये अलग करने का इसका विचार है कि चिकन नेक को अलग कर दिया जाए, तो इसका जो पूर्वोत्तर से जो एक जोड़ने का रास्ता है पश्चिम बंगाल का, वो यानी समाप्त हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ, डोकलाम उत्तर है उधर, हाँ उत्तर की तरफ जाएगा, ठीक, हाँ उधर से आएगा। ये देखिए मैप में भूटान, ठीक, इधर आपका नेपाल वाला क्षेत्र, ये आपका चाइना, ये सिक्किम, ये पूरा का पूरा जो एरिया आएगा ये डोकलाम का पठारी क्षेत्र है। हाँ, भूटान का जो उत्तर वाला पोर्शन है वो उसमें शामिल रहेगा। भूटान का उत्तर, सिक्किम वाला, नहीं, सिक्किम की सीमा के साथ लगेगा, सिक्किम की सीमा के साथ लगेगा ये, ठीक है। जहाँ पे देखिए ये जलपाईगुड़ी है, वहीं से एक आपका आने जाने का भारत में रास्ता भी है, और उस रास्ते का नाम क्या है, 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा, क्या नाम है इसका, 3 बीघा गलियारा। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल के द्वारा यानी बांग्लादेश में एक रास्ते से यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे जो त्रिपुरा वाला जो क्षेत्र है, इस स्थान पे एक नाम है, उसका नाम है जीरो लाइन। जीरो लाइन,
बांग्लादेश के साथ जो क्वेश्चन आता है भारत के साथ इंटरलिंक करके पूछता है ज़्यादातर, है ना, क्योंकि मैक्सिमम सीमा इसके साथ ये टच कर रही है। तो भारत और इन दोनों के बीच में अगर आवागमन है तो 2 स्थानों पर है। एक आपका है 3 बीघा गलियारा जो कि पश्चिम बंगाल, और दूसरा आपका है त्रिपुरा में है, 0 लाइन है, ये है, 2 जगह से आ सकते हैं। यहाँ पे फोर्स कौन सी तैनात की गई है? BSF, है ना, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी तैनात की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो सीमाएं लग रही थी उनके साथ यानी BSF फोर्स लगाई जाती हैं। ठीक, तो ये भी कभी ना कभी देखिए पाकिस्तान का हिस्सा था, तो यहाँ पर भी BSF के फोर्स लगाए जाते हैं। ये इसको इतना पहले इसको नोट करवा देते हैं, लिखिएगा, लिखिएगा। okay. 1971 से पहले बांग्लादेश, हेडिंग डालेगा बांग्लादेश, ये सार्क का लास्ट कंट्री है ये, ठीक ना, बांग्लादेश। देखिए 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उन्नीस सौ 71 का युद्ध भले ही हम लोग जीत गए थे, किंतु शिमला समझौता में इसे हार गए थे, इसके बावजूद भी इस युद्ध का महत्व यह रहा कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। बांग्लादेश की सीमा 2 देशों के साथ लगती है। 2 देशों के साथ लगती हैं। नंबर 1 भारत, नंबर 2 म्यांमार। भारत के कुल भूस्थल ब्रैकेट में लिखेगा अंतर्राष्ट्रीय देश, ब्रैकेट में लिखेगा अंतर्राष्ट्रीय देश के सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है, जिनमें से 4,096 किलोमीटर 4,096 किलोमीटर
की लंबाई बांग्लादेश के साथ ही लगती है, बांग्लादेश के साथ ही लगती है। बांग्लादेश के साथ ही लगती है। भारत की सीमा, भारत के 5 राज्यों की सीमा, भारत के 5 राज्यों की सीमा मुख्यतः बांग्लादेश के साथ लगती है। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 असम, नंबर 4 त्रिपुरा, नंबर 5 मिजोरम, मिजोरम। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में सिलीगुड़ी तथा जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी तथा जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी तथा जलपाईगुड़ी के समीप ही, के समीप ही इसका सबसे सकरा भाग है, इसका सबसे सकरा भाग है, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। चाइना इसी चिकन नेक को काटकर भारत का संपर्क पूर्वोत्तर राज्यों से तोड़ना चाहता है, राज्यों से तोड़ना चाहता है और अपनी घुसपैठ तोड़ना चाहता है और अपनी घुसपैठ बांग्लादेश में बैठाना चाहता है, जलपाईगुड़ी के दक्षिण में अंडरलाइन करिएगा 3 बीघा गलियारा है, 3 बीघा गलियारा है, जहाँ से भारत का संपर्क बांग्लादेश के साथ होता है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश ने त्रिपुरा को 3 ओर से घेरा हुआ है,
यहाँ पर दोनों देशों के मध्य आवागमन के लिए, दोनों देशों के मध्य आवागमन के लिए अंडरलाइन के लिए जीरो लाइन स्थित है। क्या चीज? तो वहीं से तो भूटान के रास्ते आएगा, वहाँ से चलेगा। तो संपर्क तो जो टूटेगा, तो यही तो रास्ता है जहाँ से सबसे पतला चीज़ रहे उसी को तोड़ा जाए, काटा जाए। तो भूटान के रास्ते वो सिक्किम आने का प्रयास कर रहा है, और जब से सिक्किम आएगा तो वहीं से फिर आपका ये इसको चिकन नेक को काटने का प्रयास करेगा। वो रास्ता तो उसको यही मिलेगा। ये रहा डोकलाम पठारी क्षेत्र है, यहाँ से जो जिला दरा सिक्किम में आएगा, ठीक। और सिक्किम के द्वारा फिर आपका ये धीरे धीरे संपर्क है आपका नेपाल के साथ बनाएगा, नेपाल के साथ तब आएगा यहाँ पे, है ना। तो चिकन नेक इसी को, यानी नेपाल के साथ जब नेपाल में आ गया तो चिकन नेक यहीं पे मिल जाएगा आपका जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी, उसी को काटने का प्रयास करेगा वो। और बहुत दूर तक इसकी दृष्टि है, ठीक ना। अब ये है कि हमारा अपना पड़ोसी देशों के साथ कैसा संपर्क है। भारत ने जो सार्क और बिस्मटेक को इतना ज़्यादा प्रबलता क्यों दिया है? इसीलिए दिया गया है कि बिस्मटेक को भूटान और नेपाल को भी शामिल किया जाए, कि जो संधि और समझौते, जो मजबूती हम लोगों के साथ हो, दूसरा देश उसका फ़ायदा ना उठा पाया। दूसरा तो लालच देगा ही देगा, ठीक है ना, दूसरा लालच से देगा ही, ठीक। सार्क को इसीलिए भारत ने क्या किया, भारत का बहुत बड़ा योगदान था कि इसको कर मुक्त कर देना, और कर मुक्त कर देने से जो सप्लाई हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगा, उसका बहुत ही दाम कम हो जाएगा। तो चाइना की मार्केट को तोड़ना बहुत आसान हो जाए, लेकिन तोड़ पाना बड़ा मुश्किल भी है। आज भी मोबाइल की अगर बात करें तो मैक्सिमम हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइना प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं, ये भी चाइना है। इसका एक और तोड़ आ गया है, क्या कोपो आया है, क्या कोपो, और बहुत बढ़िया, इतना है ना, इतना बढ़िया है, नहीं 12 GB रैम और 556 GB है, इतना ज़्यादा मेमोरी दे करके, और 19-20 हज़ार रुपये में। भारत का यही अगर सैमसंग में लेने जाइए तो 35-40 हज़ार से यानी कम नहीं मिल रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक कारण बन रहा है कि जो मार्केट पे आधिपत्य करना, ठीक? और मार्केट पे आधिपत्य करने का उसका मूल उद्देश्य देखिए, मूल कारण कैसे बन जा रहा है कि जो इसकी इकोनॉमी है उस पर उसने अपना पकड़ बना लिया है ना। कोल खोज नाम सुना है ना आप लोगों ने, क्वेश्चन आया हुआ है, कोल खोज। किसने स्टार्ट किया था ये कोल खोज? किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? स्टालिन के द्वारा। कोल खोज किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? स्टालिन के द्वारा स्टार्ट की है। कोल खोज क्वेश्चन आया है क्या? कृषि का सामूहिकीकरण, कृषि का सामूहिकीकरण कर दीजिए कि आज जो कृषि से रिलेटेड है, छोटे छोटे किसी के भूभाग है, किसी के बड़े बड़े भूभाग हैं, उसको समाप्त करके एग्रीकल्चर को क्या कर दिया जाए कि नेशनलाइज कर दिया जाए, राष्ट्र की भूमि बना दिया जाए। वहाँ पे यही किया गया था, है ना। लेनिन ने इससे पहले प्रयास किया। लेनिन का जो इमर्ज हुआ था वो इसी उद्देश्य से हुआ था कि आते ही किसी भी व्यक्ति की अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, जो भी यानी प्रॉपर्टी हो जाएगी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा।
यानी वहाँ पर निजी किसी की वो भूमिका नहीं रहेगी, यानी पूंजीवाद का पूरा सफाया कर देना। ये लेनिन का उद्भव का यानी कारण बना था। और इसी के परिणामतः जो वहाँ के कुलीन वर्ग थे, मात्र 4-5%, उन लोगों की हार हुई, और जो 95% थे मजदूर किसान वर्ग के लोग, उनकी जीत हो गई। तख्ता पलट गया। जार निकोलस को देश छोड़ करके भागना पड़ा अक्टूबर क्रांति के दौरान, और वहाँ से क्या हुआ कि राजतंत्र रशिया में समाप्त हो गया 1917 से। और राजतंत्र समाप्त करके क्या हो गया, लोकतंत्र आया गया। तो अंतर है क्या राजतंत्र लोकतंत्र, कि जो राजतंत्र होता है कुछ व्यक्तियों का केवल शासन होता है, अपने अनुसार मनमाना। अब लेनिन जो इस पद्धति को यानी कोल खोज पद्धति को ले आया है ना, स्टार्टिंग करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया था वो सामूहिकीकरण पे। स्टालिन उसको क्या है कि काफ़ी मजबूती से स्थापित किया। जो भी उसके खिलाफ बोलता था तुरंत सजाए मौत दे देता था, है ना, कि अगर आपकी भूमि नेशनलाइज करनी है तुरंत हड़प लेता था कोल खोज पद्धति के द्वारा। कोई च्यू तक नहीं बोलता था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया कि प्राइवेट पूंजी यानी किसी के रहेंगे ही नहीं, साहूकार कोई रहेगा ही नहीं। मनमाने रूप से जो किसानों को वित्त की सहायता दिया करते थे, परसेंटेज लाभ यानी ज़्यादा लेते थे, वो सब बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। कम पे ही यानी सबको ऋण मिल जाना। तो इसी कोल खोज को अपना किसने लिया है, चाइना ने कर लिया है ना। चाइना के अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता है कि व्यक्ति की अपनी खुद की प्रॉपर्टी कहीं नहीं है। जैसे अपने यहाँ भारत में देखा जाए व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी है। ये है कि इस तरह से इसका एक विचार है कि व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। मार्क्सिज्म विचारधारा पे चलता है ये, कि व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी ना हो कि दूसरे को खरीद सके, और इतनी कम प्रॉपर्टी भी ना अपने आप को बेच सके। तो अब इसकी विचारधारा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी, लोग इसका साथ भी दिए। यहाँ पे जो उद्योग स्थापित किए गए चाइना में वो इसी तरह से हैं कि जैसे भारत में है नालको, बाल्को, है ना, और टाटा से रिलेटेड है। तो ये सब जो उद्योग अलग अलग स्थापित किए गए हैं, आयरन से रिलेटेड, एल्युमिनियम से रिलेटेड, या कपड़ा उद्योग से रिलेटेड, वहाँ पर क्या कर दिया गया है कि एक ही संस्थान पर केवल एक उद्योग को स्थापित किया गया है, उसकी दूसरी ब्रांच कहीं पे स्थापित नहीं होगी। एक को अगर दे दिया गया है कि आप केवल लोहे का उत्पादन करिए तो आप लोहे का ही उत्पादन करिए, आप अगर सूती वस्त्र उत्पादन करें सूती वस्त्र ही यानी उत्पादन करिए, दूसरा उसका कोई नहीं। वहाँ से निर्माण करके अपने बाज़ारों का क्या कर देते हैं, दूसरी जगह पे प्रतिस्थापित कर देते हैं कि रॉ मटेरियल को विनिर्माण में केवल एक जगह पर किया जाएगा और उसका जो मार्केटिंग अलग अलग सेंटर पे कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो अलग अलग मार्केट बनाई जाती है, उद्योग बनाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लागत ज़्यादा बढ़ जाती है, लागत उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन एक जगह अगर हब बन जाए तो उसकी लागत क्या हो जाएगी, वहाँ पे कम हो जाती है। तो इसी वजह से कि उसमें जो लागत आती है निर्माण में वो कम आ जाता है। यही कारण है चाइना का प्रोडक्शन क्या हो जाता है कि सस्ता हो जाता है। दूसरा है कि वहाँ का जो लॉ इतना ज़्यादा मजबूत है, कुछ चीज़ें हैं चाइना से सीखना भी चाहिए हम लोगों को, है ना, कि इतना ज़्यादा मजबूत है चाइना की कि देश का पैसा कोई बाहर नहीं ले जा सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। राष्ट्र का पैसा है, राष्ट्र में ही लगेगा, है ना। वहाँ पे ये नहीं है कि पैसा है किसी का सिंगापुर में है ना, कहीं पे यूके में ले जा कर के रख दिया है, नीरव मोदी, ललित मोदी की तरह कोई भाग गया है, ऐसा नहीं है। भारत में इस तरह से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक। एक दूसरे पे केवल दोषारोपण, उस सरकार ने किया वैसा किया तो हम भी वैसा करेंगे, है ना। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या हो जा रही है कि आज भी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं
कि नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोगों को यानी ले आ नहीं पा रहे हैं। यानी ये क्या है हमारा, ये कहीं ना कहीं कमजोरी है कि हमारे नेताओं के द्वारा ही भगाया गया, उन्हीं का आश्रय पा के भागा गया, है ना, और उसके बावजूद भी उसको यानी हम लोग ला नहीं पा रहे हैं। और सपना हम लोग क्या देख रहे हैं, पीओके की बात कर रहे हैं, पीओके को ले करके छोड़ेंगे, कहाँ से ले पाएंगे फिर चीज़ें। पहले लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति तो आए, है ना। नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, कैसे समाप्त करेंगे, देश और गरीब होता चला जा रहा है यहाँ का, यानी संपदा यानी उठा उठा के बाहर चला जा रहा है। यानी वर्तमान के यानी जो इस समय जो गवर्नमेंट वो अंग्रेज़ों की जो है, दोनों में अंतर क्या रहा, दोनों तो सेम है। अंग्रेज़ भी यही काम करते थे, यहाँ के संसाधन को लूट करके दूसरी जगह ले जाते थे, और सरकार भी यही काम कर रही है कि किसी न किसी अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ को लुटवा करके ले जा रही है सब। तो राष्ट्रीय जब भावना उनके अंदर जब नहीं आ रही है, क्या लोगों के अंदर आ सकती है, नहीं आ पाएगी। तो उसके लिए क्या होना, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा हम लोगों को, जो कि अपनी झोलियाँ लोग भर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का, अपने लोगों का, अपने नात बात लोगों का यानी कर रहे हैं, अपने दोस्तों का जो भर रहे हैं, वो यानी भावनाओं को अलग हट करके राष्ट्रवाद की भावना जब तक नहीं आएगी तब तक है इम्पॉसिबल, ये नहीं हो पाएगा। तो गांधी की कितनी भी बुराई करें, लेकिन गांधी के सिद्धांतों पे चलना बहुत ही बड़ी मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है गांधी भले मर सकता है, लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। अम्बेडकर भले मर जाएगा, लेकिन अम्बेडकरवाद हमेशा जीवित रहेगा। ये दोनों अमर हो गए बिल्कुल। ऐसे महान नेताओं जैसा कोई देखे दोनों की तरह कोई और स्थान ले ही नहीं पाया आज। गांधी और अम्बेडकर, और भी नेता थे, लेकिन कोई और नहीं आ पाया इसकी तरह। तो कहीं ना कहीं बात तो है इसमें, है ना, कि इन लोगों ने क्या किया कि अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अपने नात बात के लिए कुछ नहीं किया, अपने दोस्तों के लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ क्या है, राष्ट्र के लिए सबको समर्पित कर दिया था। ये इनकी सोच थी। तो ये सोच देखिए क्या है, कहीं ना कहीं चाइना के करीब ले जाता है ये, कि नेशनलिज्म की भावना है लोगों के अंदर। तो राष्ट्रीयता की भावना चाइना में कूट कूट के भरी हुई है। भले है लोकतंत्र वहाँ पे देखिए पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि वन पार्टी सिस्टम है, अधिनायक तंत्र है वहाँ पे, कि कोई भी व्यक्ति है चुनाव नहीं लड़ सकता है स्वतंत्र रूप से। अगर कोई अलग पार्टी चुनाव लड़ना चाहेगा, एक ही शर्त पे लड़ेगा वो, कि अंततः आपको समर्थन यानी उसी पार्टी को देनी पड़ेगी जो वहाँ का केंद्रीय है। भारत भी लाने का बहुत प्रयास किया वन पार्टी सिस्टम, सफल नहीं हो पाया, है ना भाई। जो वर्तमान समय में सारी चीज़ चल रही है ना, कि एक यानी नेशनल पार्टी होना चाहिए, बीजेपी खींचतान के करने का प्रयास किया गया हर तरीके से, लेकिन नहीं सक्सेस हो पाया। तो ये तभी हो पाएगा जब क्या होगा कि राष्ट्रीयता की भावना आए, कि जो देशद्रोही जैसे लोग हैं यहाँ से लूट लूट कर भगे हैं, उनको पकड़ के ले आइए और इसको विकास करने का प्रयास करें। यहाँ की गरीबी को, यहाँ की बेरोज़गारी को, यहाँ की दरिद्रता को, तब यानी लोग यानी समझेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने मूल मुद्दे पर। ठीक, बांग्लादेश की बात करें हम लोग, तो बांग्लादेश एक कैसा है, मैदानी क्षेत्र है। अगर इसके भू क्षेत्रों की बात करें हम लोग, बांग्लादेश कैसा है, मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे ना तो कोई पर्वत है, ना तो कोई पठार है, पूरा का पूरा मैदान। मैप में भी आप लोग देखेंगे इसको ग्रीन कलर से ही डिनोट किया गया है। कैसा है, ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है। मेघालय में देखा जाए तो यहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया, शिलांग का पठार है। और इसके मालदा जो गैप है, मालदा गैप के इधर अगर देखें तो यहाँ पे आपका है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। बीच वाला भाग है अवतलन हो गया है, और उसी अवतलन वाले भाग को दिया जाता है मालदा गैप कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है दक्षिण के पठारी क्षेत्र का भाग है। किसका है, दक्षिण के पठारी क्षेत्र का भाग। क्वेश्चन आ चुका है आपका ये, है ना,
कि भारत के पूर्वोत्तर का कौन सा क्षेत्र है जो कि दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, तो उत्तर क्या होगा, यही मेघालय वाला क्षेत्र आपका जाता है। ठीक, यहाँ पे अपदलन होने की वजह से ये आपका मैदानी क्षेत्र बन गया है। ठीक, अब जब मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। गंगा नदी आती है इसी में। गंगा को किस उपनाम से जाना जाता है यहाँ पे? पद्मा यानी कहा जाता है। और एक आपका यमुना आ रही है। यमुना को क्या नाम दिया गया है? जमुना कहा गया है। ठीक, और फिर इन दोनों का संगम में होता है ना। और सॉरी, ये ब्रह्मपुत्र का नाम है, सॉरी, ये ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना। दोनों का संगम भी हो रहा, पद्मा और जमुना का। फिर इसी में एक नदी और मिल जाती है, मेघना। और जब तीनों नदियों का संगम हो जाता है उसी को कहा जाता है मेघना कहते हैं। उसी को, तीनों का जो संगम हो रहा है उसी को संयुक्त रूप से क्या नाम दिया गया है? मेघना कहा गया। कौन कौन सी नदी हैं? पद्मा, जमुना और मेघना। और यही मेघना जो है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कर रही है। ठीक, इसी सुंदरबन डेल्टा का जो पश्चिमी वाला भाग है कहाँ पे आ जाता है आपका? ये पश्चिम बंगाल में आ जाता है। ठीक, और पूर्वी वाला जो मैक्सिमम हिस्सा वो कहाँ पे है? ये यहाँ पे आ जाएगा ये। तो इस प्रकार इसके बारे में एक विशेषता और है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे वर्षा ना होते हुए भी बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहता है। तो उत्तर क्या होगा आपका? ये बांग्लादेश है ये। ठीक है भाई, जब पर्वत है ही नहीं यहाँ पे तो वर्षा कहाँ से होगी, है ना। जो लीवार्ड और विंडवार्ड का जब कॉन्सेप्ट यहाँ बना ही नहीं तो वर्षा होगी नहीं। जब वर्षा नहीं होगी तो यहाँ पर क्या होगा? पानी का अभाव होना चाहिए, जल का। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि जो नदियाँ आपके हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, ठीक, इनके द्वारा यानी ला करके यहाँ पे बाढ़ यानी समस्या ले आती है। तो इस प्रकार ये डेल्टा से निर्मित ग्रसित एरिया है आपका। ये कैसा क्षेत्र है? ये डेल्टाई क्षेत्र है। ये कैसा है? डेल्टाई क्षेत्र है। और जब डेल्टाई क्षेत्र है तो डेल्टा क्षेत्र में कौन सी फसल का उत्पादन होगा? धान की फसल। किसका है? धान का, यानी ये उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है। और इसी को एक जो नाम दिया गया है सोनार बांग्ला, क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक ना, सोनार बांग्ला। हाँ हाँ, सोनार बांग्ला। तो ये गेहूं के लिए लिया गया, धान की प्रजाति से रिलेटेड। सोनार बांग्ला किसके लिए है? धान से रिलेटेड है। और इसके अलावा अगर देखें हम लोग कि इस क्षेत्र में धान के साथ साथ जूट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। दोनों क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आए हुए हैं आपका जूट। विश्व का सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करने वाला देश यही आपका है। ये जूट क्या है? हाँ, जैसे सनई नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। हाँ, सन, ठीक, सन है, सुतरी है, जो अपने यहाँ जो पहले लगाई जाती है, अब तो समाप्त हो गया एक तरह से, बिल्कुल है, अब बिल्कुल बोया ही नहीं जा रहा है, ना नथिंग के बराबर हो गया। पहले दादा उदा लोग हैं बराबर इसको, जब चारपाई चलती थी, है ना, तो उससे रस्सी की ज़रूरत होती थी। अब आजकल देखा जाए तो रस्सियाँ भी देखिए क्या प्लास्टिक ने ले लिया है ना। लोग सरकार पे हमेशा दोषारोपण करते हैं, प्लास्टिक को बंद कर दीजिए, कि अगर प्लास्टिक इतना ज़्यादा वातावरण के लिए अनुकूल नहीं है
तो इसको बंद क्यों नहीं कर देती है? सीधे बैन लगा दे। पान गुटखा है, बैन लगा दे। शराब है, उसे बैन लगा दे, है ना। लेकिन इकॉनमी क्या कहती है आपकी, है ना? इकॉनमी कहती है कि नहीं। इकॉनमी यानी जो चलेगा आपका मांग और पूर्ति के सिद्धांत के ऊपर चलेगा। लोगों की नीड्स, आवश्यकता, अगर लोगों की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करेंगे। और लोगों की आवश्यकता किस पे हो सकती है? अवेयरनेस पर हो सकती है। तो इसलिए कि अगर पॉलीथीन को बंद करना है तो उसकी मांग सबसे पहले हम बंद कर दें। डिमांड अगर हम लोग बंद कर दें तो पूर्ति अपने आप ही बंद हो जाएगी, सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक। अब दो तरीका है, या तो पूर्ति को पहले बंद कर दीजिए तो लोगों की मांग अपने आप, है ना। लेकिन उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए क्या बताता है कि एक समस्या को दूर करने के लिए दूसरी समस्या कहीं ना बन जाए। नशा है, इंसान अगर एक छोड़ेगा, अगर गवर्नमेंट ने एक बंद किया, मान लीजिए अफीम अगर बंद किया, तो दूसरा कोई और रास्ता अपना लेगा, है ना। तो इसलिए नशा करना है कि नहीं करना है, ये लोगों की सोच और मानसिकता पर निर्भर करे कि लोग यानी एजुकेटेड हों, है ना। कि इससे क्या है कि बीपी की समस्या आएगी, आपके शुगर की समस्या आएगी, हार्ट की बीमारी आएगी, फेफड़े की बीमारी आएगी। अब कहते हैं कि सर इससे बीपी शुगर की समस्या कैसे हो जाती है ना। देखिए शराब खाना खाने से पहले लोग शराब पीते हैं और उसके बाद देखिए फिर कितना दबा के खाते हैं, और जब एक्सेस लेंगे तो क्या होगा, और उसके बाद देखिए लुंज पुंज होकर के 10-12 घंटे सो जाते हैं। तो जो ग्लूकोज एक्सेस गया तो बॉडी के अंदर ही तो गया आपके, और वही एक्सेस ग्लूकोज क्या हो गया आपको, शुगर की समस्या को जन्म दे देना। तो लोग इसके प्रति समझें पहले तो सही, है ना, कि आपके जो चेतनशील मस्तिष्क है उसको अचेतनशील अवस्था में ले आ रही हैं, और इसी वजह से आपकी बीमारियां दस्तक दे रही हैं, है ना। तो गवर्नमेंट चाहे कितना भी लाख कोशिश कर ले कि सप्लाई बंद कर दें तो और ये सारी चीज़ें हो जाए, तो होगी नहीं वो, क्योंकि मनुष्य क्या करेगा, कोई दूसरा रास्ता विकल्प नहीं ढूंढ लेगा। यानी अगर लोग चेतनशील ना हो, अब भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा चलाया, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर स्वच्छ भारत अभियान चला दिया, है ना। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान देखिए क्या है कि आज भी देखिए, है ना, पूरा अवलोकन कर लीजिए महानगरों में कि जिनके जिनके घर यानी करोड़ों के बने हुए हैं, उनके घर के सामने नाली की दशा क्या है, एक अवलोकन कर लीजिए बस। यही पता चल जाएगा कि कितना हम लोग सिद्धांतवादी बातें करते हैं। खूब बाहर जाएंगे, खूब बड़ी बड़ी भाषण देंगे, खूब लाइनें करेंगे ना, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलो, कि कहीं पर कोई थूके उसके साफ़ कर दिया करो। अपने घर की नाली तो आप साफ़ कर ही नहीं रहे हैं, हैं, अपने घर की नाली तो साफ़ कर ही नहीं पा रहे, वहाँ इतना पानी भरा हुआ है, ठीक, और दूसरों को यानी सजेस्ट कर रहे हैं। तो अब चूँकि महात्मा गांधी भी है तो चर्चाएं भी इस पर है, थोड़ा इस पर सब चीज़ें, है ना। तो इस प्रकार देखिए ये मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे सोनार, बांग्ला और जूट जैसी यानी खेती ज़्यादातर होती है। तो इस तरह से इसकी अर्थव्यवस्था देखिए क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है इसकी। कैसी है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। जूट से संबंधित जो उद्योग है, टाट मिल, बोरा, उसका यानी निर्माण केंद्र यहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है। वनों की बात करें हम लोग, वन काफ़ी ज़्यादा होंगे, है ना। और यहीं पर सुंदरवन डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा यानी कौन सा ये वन है, ये मैंग्रोव वन है। ये कैसा है? मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं, ठीक ना। मैंग्रोव वन काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, और यही मैंग्रोव वन क्या करते हैं कि इस तटों की सुरक्षा करते हैं। सेफ्टी वॉल ऑफ द कोस्टल रीजन कहलाते हैं मैंग्रोव वन। तटों की सुरक्षा कैसे करते हैं? क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं हुक की भांति होती हैं। किसकी भांति है? हुक। हुक ऐसे यानी हुक निकला हुआ। जैसे पुराने समय में देखिएगा कि आप लोग जब कुएं से पानी निकाला जाता था, बाल्टी जब टूट जाती तो हुक डाल करके, कांटा जिसे कहते हैं, ठीक है ना, तो उसे यानी फंसाया जाता था।
हुक किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है? अब भूगोल में है। हुक किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? सागरीय तरंग के द्वारा है। किसके द्वारा है? सागरीय तरंग के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इसी में एक स्थान मिलेगा आपको, चटगांव। मिला देखिए, चटगांव, बिल्कुल साउथ की तरफ जाइएगा। मिला चटगांव? ठीक, कहाँ पे है? बिल्कुल दक्षिण में है आपका, ये है ना, ये दक्षिण में से चटगांव। यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह पत्तन है ये आपका। ठीक, एक और है आपका, विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन बॉक्स बाजार है। क्या नाम उसका? कॉक्स, सॉरी, कॉक्स बाजार। मिला है कि नहीं? कॉक्स, कॉक्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन। पुलिन क्या है? बीच इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं बीच कहते हैं। बलुई पुलिन का निर्माण करता है। ठीक, कॉक्स बाजार। चक्रवात की बात करें हम लोग तो चक्रवातीय तूफान यहाँ पे खूब आते हैं, है ना, चक्रवातीय तूफान खूब आते हैं। लेकिन ये चक्रवातीय तूफान सीधे आगे की ओर निकल जाते हैं और मेघालय के पठारी क्षेत्र यहाँ से टकरा करके इनसे वर्षा करना, फिर ये सिलीगुड़ी वाला जो एरिया है पर्वतीय क्षेत्र, इनसे टकरा करके यहाँ पे वर्षा करना। ठीक, तो चक्रवातीय तूफान काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। जलवायु कैसी है? मानसूनी। जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की बात करते हैं। पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ का जो सबसे बड़ा जो विशाल नगर है वो कौन सा है? विशाल नगर की बात करें तो कौन सा यहाँ का है? ढाका। यहाँ का जो राजधानी है आपका ढाका है। चटगांव जो बंदरगाह है वही आपका है मेन। ठीक, ढाका। जनसंख्या में देखा जाए ढाका यहाँ का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। और ढाका इतना ही नहीं है, ये मेगापोलिस सिटी है। ध्यान रख लीजिएगा इसको, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाता है। कैसा है ये? मेगापोलिस। मेगा कौन सा भूगोल वेता है जिसने मेगापोलिस से शब्द के बारे में बताया था सबसे पहले? जॉन गॉटमैन। कौन है? जॉन गॉटमैन। इनकी पुस्तक भी है मेगापोलिस, इनकी पुस्तक भी है मेगापोलिस ही है आपका ये। ठीक, या इसी को मेगा सिटी भी कहते हैं। मेगा सिटी की परिभाषा क्या बताई गई है? नहीं, हाँ, 10 मिलियन है ना। हाँ, 10 मिलियन। पहले इसकी परिभाषा थी आपकी 50 लाख से ऊपर थी, 5 मिलियन। लेकिन अब क्या हो गई? अभी इसकी परिभाषा 10 मिलियन से अगर अधिक हो, 1 करोड़ से अधिक आबादी अगर हो तो उसी को यानी ये नाम दिया जाता है। ठीक, यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 21 मिलियन है। कितनी है? 21 मिलियन है ये टोटल पॉपुलेशन।
तो इस प्रकार ये आपका किस में आ जाता है, मेगा सिटी के अंतर्गत आ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी कौन सा है? टोक्यो, है ना, टोक्यो है सबसे बड़ा। इसकी जो आबादी है वो कितनी है? 37 मिलियन है। कितनी है? 37 मिलियन है। दूसरा सबसे बड़ा मेगा सिटी कौन सा है? दिल्ली आपका। इसकी जो आबादी कितनी बताई गई थी? 30 मिलियन, 23 मिलियन। और तीसरा कौन सा बताया गया था? संघाई, 27 मिलियन। और चौथे पे आपका है साओ पोलो, साओ पोलो, और इसकी आबादी लगभग आपका है 22 मिलियन के आसपास, 22 मिलियन के आसपास। ठीक, तो इस तरह से विश्व के 4 यानी महानगर हैं, उनको भी ध्यान में रखे रहिएगा। भारत में कुल कितने में मेगा सिटी बताए गए हैं? 6 आपको बताए गए हैं। सबसे बड़ा मेगा सिटी कौन सा है? न्यू दिल्ली। दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र, मुंबई। तीसरा कौन सा है? हैं? यही तीसरे पे गड़बड़ करेंगे आप, हैं? कोलकाता, कोलकाता। चौथा कौन सा है? एक यहाँ गलती हो जाएगी आपसे, चेन्नई लगाएं, किसी और को करें, हैं? तो चेन्नई नहीं आएगा आपका, हैं? बंगलुरु हो जाएगा, बंगलुरु, है ना। तो ये 4 यानी इसको ध्यान में रखिएगा। इनको घटते क्रम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है। और 5वां जो स्थान आपका आ जाएगा वो आपका चेन्नई आपका आ जाता है। 5वां स्थान किसका है? चेन्नई। और चेन्नई के बाद फिर क्या है? हैदराबाद, हैदराबाद है ये। तो भारत के 6 ये मेगा सिटी आपके इस समय आपके ये हैं, ठीक है ना। मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस शब्द किसने दिया है? मेट्रोपोलिस से शब्द किसने दिया है? ये भी देखिए जॉन गॉटमैन का ही है। ये भी किसका है? गॉटमैन का है। मेट्रोपोलिस का अर्थ क्या है? यूनानी शब्द से लिया गया है। मेट्रोपोलिस का अर्थ क्या है? तो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मेट्रो और पॉलिस। किससे किससे बना है? मेट्रो और पॉलिस से बना है। मेट्रो और पॉलिस। मेट्रो का मतलब है मात्र से लिया गया है। मेट्रो का किससे है? मात्र से। और पॉलिस का मतलब क्या है? नगर से है। जो मात्र नगर हो या मातृभूमि से रिलेटेड है वहाँ का शहर, उसी को मेट्रोपोलिस कहा गया है। और इसकी परिभाषा क्या है? अगर कहीं की पॉपुलेशन 10 लाख हो, ठीक है, कितनी हो? 10 लाख हो, 1 मिलियन हो, तो उसी को मेट्रोपोलिस कहा जाता है, ठीक है। चलिए नोट कर लेते हैं इसको हम लोग, इतना लिखिएगा। लिखिएगा। अभी कुछ लिखवाएंगे नहीं इसमें? लिखवा दिए थे ना? हाँ चलिए लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करिएगा। बांग्लादेश का भूभाग मैदानी है, मैदानी है। इस क्षेत्र में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसे पद्मा कहा जाता है, तो उसे पद्मा कहा जाता है।
तो उसे पद्मा कहा जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। जब मेघना नदी इनमें मिलती है तो सामूहिक धारा को मेघना कहते हैं। मेघना भाई तीनों की जो सामूहिक धारा है ना, तीनों की सामूहिक धारा को मेघना कहा जाता है। तीनों की सामूहिक धारा, तीनों की सामूहिक धारा देखिए, जहाँ पे संगम हो रहा है, संगम के बाद आगे चल करके तब जाके मेघना मिल रही है इसमें, है ना। गंगा यमुना पहले मिल जाती हैं, ठीक, गंगा सॉरी पद्मा और जमुना, उसके बाद तब मेघना नीचे मिल रही है। तो तीनों की सामूहिक धारा को ही अन्य नाम दिया गया है, मेघना कहा गया है। तीनों की सामूहिक धारा को मेघना नाम दिया जाता है। तीनों की सामूहिक लिख दीजिए ना, तीनों की सामूहिक धारा को मेघना कहा जाता है। आगे चलकर मेघना कई वितरकियाओं में विभाजित हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटी। मेघना कई वितरणिकाओं में विभाजित हो जाती है। वितरणिका यानी जहाँ से उपधारा जिसे कहते हैं, में विभाजित हो जाती हैं। अतः बांग्लादेश को वितरणिकाओं का जाल बिछा होने के कारण, वितरणिकाओं का जाल बिछा होने के कारण, अंडरलाइन करेगा, नदियों का देश भी कहा जाता है। यानी वितरणिकाएँ इतनी ज़्यादा है, ये जब नदी आती है ऐसे इतनी उपधाराएं ऐसे बह जाती हैं, वही क्या होगा, डेल्टा का निर्माण करेगी। वितरिकाओं का नदियों का देश है ना, वितरिकाओं का देश या नदियों का देश कहा जाता है। वितरिकाएं भी आपका क्या है, एक नदी ही तो है वो, है ना, देश कहा जाता है। यही वितरिकाएं विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश में तथा पश्चिमी हिस्सा पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में यह एकमात्र ऐसा देश है, यह एकमात्र ऐसा देश है जहां पर वर्षा ना होने के कारण भी सर्वदा बाढ़ से ग्रसित रहता है, बाढ़ से ग्रसित रहता है। यहाँ की जलवायु बाढ़ से ग्रसित रहता है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बंगाल की खाड़ी से
जब मानसूनी हवाएं चक्रवात के रूप में अग्रसर होती हैं, तो भारत में स्थित पर्वतों से टकराकर मूसलाधार वर्षा करती हैं। यही जल पश्चिम बंगाल, यही जल बांग्लादेश में बाढ़ का कारण बनती है, बाढ़ का कारण बनती है। यहाँ के डेल्टाई क्षेत्र में धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है, जिसे सोनार बांग्ला कहा जाता है, जिसे सोनार बांग्ला कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जूट की खेती भी अधिक मात्रा में होती है। यह विश्व का सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करने वाला देश है। जूट उत्पादन करने वाला देश है। चटगांव, नारायणगंज, मेमन सिंह, रंगपुर, ढाका इत्यादि इसके प्रमुख औद्योगिक शहर हैं। चटगांव यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चटगांव यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ का सबसे बड़ा नगर ढाका है। यहाँ का सबसे बड़ा नगर ढाका है, जिसकी जनसंख्या 21 मिलियन है। जिसकी जनसंख्या 21 मिलियन है। अतः इसे मेगापोलिस की श्रेणी में रखा गया है। मेगापोलिस की श्रेणी में रखा गया है। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग जॉन गॉटमैन ने किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मेगापोलिस है।
2020 तक विश्व में कुल मेगापोलिस की संख्या 34 है, 34 है। विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी, विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी टोक्यो है, जिसकी कुल आबादी 37 मिलियन है, 37 मिलियन। दिल्ली विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेगापोलिस है, जिसकी कुल आबादी 30 मिलियन है, 30 मिलियन है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेगा सिटी संघाई है, जिसकी कुल जनसंख्या 27 मिलियन। वहीं चौथा स्थान साओ पोलो का है, जिसे कहवा पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। कहवा पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल जनसंख्या 22 मिलियन। वर्तमान समय में क्या हुआ, देख करके दोबारा लिख लेंगे, क्या मिल जाएगी वीडियो है इसकी। हाँ इसके बाद है, हाँ लिखें। वर्तमान समय में भारत में कुल 6 मेगा सिटी हैं, जिनका जनसंख्या के घटता हुआ क्रम, वर्तमान में भारत में कुल 6 मेगा सिटी हैं, जिनका जनसंख्या में घटता हुआ क्रम इस प्रकार है। नंबर 1 नई दिल्ली, नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 कोलकाता, नंबर 4 बंगलुरु, नंबर 5 चेन्नई, नंबर 6 हैदराबाद। भारत सर्वथा बांग्लादेश का सहयोगी देश रहा है। भारत के सहयोग से ही बगेरहाट नामक स्थान पर एनटीपीसी
एनटीपीसी का निर्माण किया गया है? भारत ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए मोंगला तथा भोरमार में विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण, या इसी को सेज कहते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया गया है। परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत ने, अंडरलाइन करेगा, बंधन एक्सप्रेस, हाँ बंधन, सिविल में क्वेश्चन आ चुका है ये, बंधन एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई। यहाँ पे ये सार्क आपका बिल्कुल है समाप्त हो जाता है अब ये, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी एशिया, ठीक, पश्चिमी एशिया देश। चलिए इसको क्लोज कर दीजिए।